हेलो दोस्तों, वेलकम टू मिंशा एकेडमी। मैं आपकी साइंस टीचर एक बार फिर से हाजिर हूँ यहाँ पर एक बहुत खास चैप्टर लेके। तो हमारे आज का चैप्टर बनने वाला है अबाउट इलेक्ट्रिक व्हाट अबाउट द मैग्नेटिज्म एंड द हीट फैक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के वजह से जो आपका मैग्नेटिक टाइप का और क्या हीटिंग प्रॉपर्टीज जो की होती है उसी के विषय में आज हमारा चैप्टर होगा। तो चलिए और ज्यादा देर नहीं करके हम एकदम से टूट पड़ते हैं हमारे चैप्टर में। सो इलेक्ट्रिसिटी, द मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट्स। ओके, सो एकदम से चैप्टर के नाम से ही, हेडिंग से ही आपको पता लग चुका है कि हमारा आज का टॉपिक और कंटेंट क्या रहने वाला है। और यहाँ पर एक पिक्चर है, किसका? एक कंपास की। ये कंपास वो नहीं है जो कि हम अपने ज्योमेट्री बॉक्स में रखते हैं, चलो वो भी एक कंपास ही है, बट ये वाला एक्चुअल आपको दिखाता है कि कौन सा क्या डायरेक्शन है, कौन सा नॉर्थ है, कौन सा साउथ है और वेस्ट ईस्ट। क्या मतलब, अगर आप नॉर्थ साउथ जान चुके हो तो बाकी का तो मसला छोड़ ही दो, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। वो एक्चुअली पहले हम एक जो आपका कॉम्पास देख रहे थे, इट वाज यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन, ठीक है। जब भी हम कोई करंट फ्लो कराते हैं किसी वायर से तो क्या होता है, एक मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ऐसा भी होता है, ऑफ कोर्स होता है, क्योंकि जब भी आपका इलेक्ट्रिक वायर कोई करंट मतलब ट्रांसफर कर रहा है वायर के थ्रू, तो उसके आसपास क्या एक मैग्नेटिक टाइप, मैग्नेटिक मतलब कुछ भी आपका वो अट्रैक्ट कर लेगा, और कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपके आयरन ऑब्जेक्ट्स को, वो सारी चीजों को क्या करता है, एक मैग्नेट आकर्षण कर लेता है, इट अट्रैक्ट्स। उसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। तो हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, वो पिछला वाला वीडियो एक था आपका, वो एकदम ढंग से दिखाया नहीं गया, ठीक है, वो बस इमेज छोड़कर पता नहीं कहाँ चला गया। सो व्हाटएवर, सो व्हेन द करंट फ्लोज द कंपास नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड। डिफ्लेक्ट होना मतलब जैसे मान लो आप एकदम सीधा सपेट से रास्ते से जा रहे हो, एक मान लो एक बहुत बड़ा लॉरी आ गया, आप क्या थोड़ा सा ऐसे हो जाओगे, मतलब ऐसा नहीं कि लॉरी के डायरेक्शन में हम जाते और लॉरी आके हमको धक्का मार देते और एक्सीडेंट हो जाता, क्या ऐसा होता है? नहीं। सो व्हेनेवर जब आप मान लो एक रास्ते से जा रहे हैं तो आप थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गए, मतलब थोड़ा सा हट गए अपने नॉर्मल रास्ते से, तो उसी को हम बोलते हैं डिफ्लेक्शन, टू गेट डिफ्लेक्टेड। ओके, डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन। तो हमने देखा कि वो मैग्नेट नॉर्मली नॉर्थ साउथ में ऐसे बहुत चुपचाप से बैठा था, पर जब भी क्या एक वायर से करंट गुजरा और उसके सामने वो मैग्नेट को हम रख दिए, तो क्या कंपास का नीडल थोड़ा सा हिल गया, थोड़ा सा उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। एंड व्हाई द डायरेक्शन चेंजेस? मैग्नेट का या आपकी कॉम्पास भी एक मैग्नेट टाइप है, ठीक है, तो वो कॉम्पास क्यों अपने नॉर्मल डायरेक्शन से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गया? बिकॉज उसको लगा कि भाई यहाँ पर कोई मैग्नेटिज्म आ गया है, कोई मैग्नेटिक इफेक्ट यहाँ पर अनुभव किया जा रहा है, इसीलिए उसने क्या अपने नॉर्मल डायरेक्शन से डिफ्लेक्ट हो गया। ओके, नाउ व्हेन द करंट स्टॉप्स, अब चलो स्विच को ऑफ कर दिया, अब करंट नहीं पास हो रहा है, फिर क्या देखेंगे हम, क्या द नीडल रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन। नीडल को क्या हुआ, वो फिर से वापस अपने नॉर्मल जगह में चला गया, इतनी सी बात है। ओके, नाउ देख लो, नाउ कम्स व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड क्यों बोलते हैं? फील्ड जैसा होता है कि प्लेग्राउंड है, फील्ड है, फील्ड में क्या करते हैं बच्चे लोग, खेलते हैं, ठीक है, बैटिंग किया जाता है, फील्डिंग किया जाता है। फील्ड मतलब एक बहुत सारा एरिया जुड़ के जो कि एक पर्टिकुलर काम के लिए होता है, उसको हम बोलते हैं फील्ड। सो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? द रीजन अराउंड अ मैग्नेट
और अ करंट फ्लोइंग वायर, करंट कैरिंग वायर where its magnetic effect can be felt, उसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। देखो यहाँ से क्या करंट पास हो रहा है और उसके ऊपर थोड़ा सा लोहा को छिड़का दिया, आयरन का पार्टिकल्स को हम ऐसे छिड़का दिया। देखो एक डिस्टिंक्ट मतलब पैटर्न में देखो ये लोहा एकदम सज हो गया। इसका मतलब क्या, ये देखो देखो फिर से ऐसे टैप कर रहा है, देखो कितना एक सुंदर सा पैटर्न में लोहा का टुकड़ा एकदम अरेंज हो गया। इसका मतलब यही है कि भाई जब करंट पास होता है तो क्या एक मैग्नेटिक फील्ड, एक चुंबकीय आकर्षण किसको करता है, लोहे को। एंड सी जितना भी पीसेस डाला जा रहा है वो थोड़ा सा ऐसे टैप करके क्या एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में वो आ जाता है। देख लो फिर इसको थोड़ा सा टैप करना होगा, देखो एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में एक डिजाइन के मुताबिक वो सज्ज हो गया। सो दैट मीन्स वहां पर कुछ ना कुछ तो मैग्नेटिज्म का इफेक्ट है भाई। अब ये जो सारी चीज हम जान रहे हैं, अच्छा इलेक्ट्रिक करंट जब पास होता है तो ऐसे मैग्नेट की तरह काम करते, ये वो हमने सब कुछ जान लिया। बट कोई ना कोई तो होगा जिसने ये वाला प्रॉपर्टी को एकदम पहले जाना था, जिसने पहले देखा था। मतलब देखा तो बहुत लोगों ने है, बट जो कि एकदम पेपर और पेन में लिख कर गया कि अच्छा चलो भाई ये होता है और दुनिया को एकदम इन्फॉर्म किया, वो हमेशा एक साइंटिस्ट होता है। सो यहाँ पर भी एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है हैंस क्रिश्चियन ओयरस्टेड। इसका थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन आपको ख्याल रखना होगा, ओयरस्टेड, ठीक है। तो 1777 टू 1851। तो क्या हुआ, इन 1820 he discovered that electricity and magnetism are linked, यानी कि जहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी आपका होगा वहां पर आपका मैग्नेटिक इफेक्ट भी क्या अनुभव किया जाएगा। सो he was the first person who discovered this property। और कौन से ईयर में, ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका 1820। ओके, नेक्स्ट, the magnetic effect of electric current has many practical applications। तो चलो भाई अब ऐसा भी कुछ होता है, इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म सेम होता है, बट क्या आपको ये नहीं लगता कि इसका और कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी होना चाहिए, है कि नहीं? तो यस अवश्य है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। थोड़ा सा रुक जाओ। अगर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस नहीं रहेगा तो उसमें क्या मजा आएगा? सो व्हेनेवर वी यूज दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी फॉर व्हाट, फॉर यूजफुल थिंग्स, दैट इज ओनली नोन एज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। सो चलो देखते हैं कि ये मैग्नेटिज्म वाली इफेक्ट कहाँ कहाँ पर यूज होता है। पहला आ जाता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट, नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रिक बेल जो कि आपका कॉलिंग बेल होता है, यहाँ पर भी वही आपका प्रॉपर्टी यूज किया जाता है। दिस वन इज इलेक्ट्रिकल मोटर, जैसे हम मोटर को चलाते हैं, चाहे वो पंप का मोटर हो या कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी का मोटर हो, ये सब कुछ में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल फैन जो कि समर में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए जाएंगे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट में। नाउ इसके लिए हम लोग को क्या जरूरत होगा, 100 सेंटीमीटर लॉन्ग फ्लेक्सिबल इंसुलेटेड वायर। फ्लेक्सिबल यानी कि जो बहुत फ्लेक्सिबल होता है, मतलब आप उसको ऐसे खींचो वो ऐसे हो जाएगा, आपको उसको बेंड करो तो वो बेंड हो जाएगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल। और इंसुलेटेड मतलब नॉर्मली जो सारे करंट का तार होता है आपको क्या दिखाई देता है, एक प्लास्टिक का उसके ऊपर एक कवरिंग होता है। ऐसा तो आप नहीं देखते कि भाई चलो कॉपर वायर है, कॉपर को ऐसे खुले आंख छोड़ दिया, भाई शॉक लग जाएगा। दैट्स वाई दे आर इंसुलेटेड और कवर्ड विथ अ व्हाट, विथ रबर और प्लास्टिक, उसी को हम बोलते हैं इंसुलेशन, ताकि हम लोगों को शॉक ना लगे। अ पीस ऑफ चार्ट पेपर, आयरन नेल, एन इलेक्ट्रिकल सेल, 2 मैग्नेटिक कंपास और अ फ्यू स्टील का पेपर क्लिप्स, ठीक है। देखो ऐसे अरेंजमेंट किया जा रहा है, आयरन नेल के ऊपर वो कॉपर का जो
आपका इंसुलेटेड तार था, ठीक है, उसको ऐसे क्या वाइंड अप कर दिया। वाइंड अप करने के बाद क्या हुआ, वाइंड अप करने के बाद ये हुआ कि देखो फिर से ये आपका बैटरी यानी कि सेल के साथ ये पूरा कनेक्टेड हो गया और इसके देखो दो साइड्स पर दो व्हाट कॉम्पस को बैठाया गया। अब जब भी हम ये इसको स्विच को ऑन कर दिया तो क्या दिखाई दे रहा है कि ये वाला आयरन नेल आपका एक मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा और हमेशा मैग्नेट क्या करता है, कोई भी आयरन की चीज हो उसको वो खींच लेता है अपने पास। देखो पेपर क्लिप्स जो कि आपका स्टील का बना था, स्टील मतलब कि उसमें आयरन तो जरूर होगा, तो स्टील का पेपर क्लिप्स को वो ऐसे कैच कर लिया, ठीक है। Roll a piece of chart paper to make a cylinder of diameter roughly equal to the width of a pencil। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि एक आपने चार्ट पेपर लिया, वो जो थोड़ा सा मोटा टाइप का चार्ट पेपर होता है, एकदम पतला वाला नहीं, मोटा टाइप का चार्ट पेपर लिया और उसको ऐसे पेंसिल की जो विड्थ होती है उसके हिसाब से आपने वो रफली रोल कर दिया और उसको सेलो टेप से सिक्योर कर दिया, ठीक है। अब क्या यहाँ पर बोला जा रहा है कि टाइटली वाइंड, वाइंड मतलब क्या, इसके ऊपर राउंड राउंड से क्या लपेटना, राइट। क्या लपेटना है कि 50 टर्न्स ऑफ द इंसुलेटेड वायर, वही तार को एकदम 50 बार उसको वो जो कार्डबोर्ड का हमने रोल बनाया था उसमें लपेटना है, ठीक है, और उसको टेप से अच्छी तरह से सिक्योर कर देना है। अब तक ठीक है। अब वही सेम चीज फिर हमने सेल के साथ कनेक्ट कर दिया, सेल यानी कि बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया और उसके दो एंड पर कॉम्पास रख दिया। तो हमें क्या दिखाई देगा, सी द प्लेस द कंपास इज नियर द टू एंड्स ऑफ द सिलिंड्रिकल कॉइल। सिलिंड्रिकल मतलब क्या, ऐसे रोल वाला जो चीज होता है उसको सिलेंडर बोलते हैं। तो कॉइल के साइड्स पर टू एंड्स ऑफ द कॉइल विद द टर्मिनल्स ऑफ द सेल एंड ऑब्जर्व द मैग्नेटिक कॉम्पास। और बताया जा रहा है कि तुम कॉम्पास के रीडिंग को फिर अच्छी तरह से नोट डाउन करो। क्या हमें दिखेगा, देखो। Now disconnect the wire from the cell to the needles of the compass come back to the original position। इसका मतलब क्या, जब भी हम करंट को पास कर रहे थे क्या कंपास के नीडल थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुआ था। ये तुम एकदम पहले शुरुआत में पढ़े थे कि कंपास का नीडल डिफ्लेक्ट कब होता है, जब भी आपका कोई वायर से करंट गुजर रहा है कि नहीं। जब भी हमने स्विच ऑन किया तो थोड़ा सा डिफ्लेक्शन नजर में आया, बट जब स्विच को फिर ऑफ कर दिया क्या वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ गया, ठीक है। Now insert an iron nail in the paper cylinder and repeat the steps। Is there any difference in the deflection of the compass needle? क्या कोई भी डिफ्लेक्शन आपको नजर आ रहा है कॉम्पास नीडल में? चलो देखते हैं नजर आ रहा है कि नहीं। Place some iron paper clips near the two ends of the coil। देख लिया यहाँ पर क्या पेपर कॉइल्स पूरा अट्रैक्ट हो गया, उसने वो खींच लिया अपने पास। सो दिस इज हाउ वी कम टू द कंक्लूजन। तो हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अ करंट कैरिंग कॉइल, सिर्फ करंट का तार नहीं, एक करंट कैरिंग कॉइल भी क्या एक मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। सिर्फ मैग्नेट नहीं, इट्स नॉट ओनली मैग्नेट, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी इन्वॉल्व्ड है। बिकॉज द कॉइल इज कैरिंग करंट, करंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को जोड़कर हम बनाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेट। फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस मोस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैव एन आयरन कोर। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि मोस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में क्या होता है, एक आयरन का कोर रहता है, एक लोहे का एक टुकड़ा रहता है। वो क्यों यूज होता है, टू मेक देम स्ट्रॉन्गर, ताकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेट और भी स्ट्रॉन्ग होकर काम कर सके। इसी वजह से हम एक आयरन कोर मतलब एक पीस होता है, एक आयरन पीस को हम इस्तेमाल करते हैं, राइट।
Next we will go to, just like a magnet, an electromagnet also has two poles, which is north and south. यानी कि जैसे नॉर्मल मैग्नेट की तरह क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का भी एक नॉर्थ पोल रहता है और एक साउथ पोल रहता है। देखो यहाँ पर एक बहुत बढ़िया सा एक्सपेरिमेंट है। देखा, यहाँ से करंट पास किया जा रहा है और जब भी कॉम्पस के ऊपर रखा है, कॉम्पस क्या दिखा रहा है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन दिखा रहा है, ठीक है। अब जब भी हम करंट पास करना बंद कर दे तो क्या होगा, मैग्नेट फिर से आपका नॉर्मल नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में आपको दिखाएगी सब कुछ, ठीक है। अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, फ्रीली सस्पेंडेड मतलब तुम एक जगह से ऐसे फ्रीली कोई मैग्नेट को ऐसे झुला दिया, ठीक है। सस्पेंड करना मतलब लटका देना, ठीक है। एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, एकदम मस्त से एक नॉर्मल मैग्नेट को आपने ऐसे क्या स्ट्रिंग से लटका दिया, ठीक है, अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। So freely suspended also rests along the north south direction of our earth, ठीक है। हमारा अर्थ का जो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन है उसी के बराबर, उसी के हिसाब से एक मैग्नेट भी अगर तुम उसको फ्रीली लटका दो कोई भी जगह से तो वो भी सेम वे से नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन तुम्हें दिखाएगी। दैट मीन्स कि हमारे ये जो धरती वो भी एक बड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसा काम करता है। दैट मीन्स व्हाट, अवर अर्थ इज ऑल्सो अ जायंट मैग्नेट। जायंट मतलब बहुत बड़ा होता है जो कुछ, ठीक है। सेल्फिश जायंट जो कि बहुत बड़ा था, बड़ा दिखने वाला। सो अवर अर्थ ऑल्सो बिहेव्स एज अ जायंट मैग्नेट। अब भला ये क्यों होता है, अभी पता करेंगे कि क्यों होता है। देखो, डीप इनसाइड द अर्थ द मूवमेंट ऑफ लिक्विड आयरन। अब पता चल गया कि क्यों हमारे अर्थ एक मैग्नेट जैसा काम करता है, क्योंकि हमारे जो एकदम डीप कोर ऑफ द अर्थ में, एकदम धरती के इनर मोस्ट लेयर में क्या रहता है, कोर रहता है, जहां पर एकदम मोल्टेन लावा, आयरन, निकल जैसी बहुत भारी एलिमेंट्स वहां पर प्रेजेंट है और एकदम मोल्टेन स्टेट में रहता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वही से एक मैग्नेटिज्म जनरेट होती है और इसी वजह से अर्थ भी एक मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। सी द आयरन, द लिक्विड आयरन इन द कोर क्रिएट्स इलेक्ट्रिकल करंट। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिकल करंट जो हमारे धरती से भी जनरेट होती है वो कौन जनरेट करता है, लिक्विड आयरन। अब उसी वाली आपका इलेक्ट्रिसिटी के वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या, आप अगर एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दिया, वो जाकर हमेशा आपको नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन दिखाएगी। बस इतनी सी सिंपल बात। नाउ यही प्रॉपर्टी को यूज करके डिफरेंट माइग्रेटरी बर्ड्स, ठीक है, एक चैप्टर है आपका बायोलॉजी में कि माइग्रेटरी बर्ड्स जो कि बहुत दूर देश से उड़ के क्या करता है, एक सूटेबल हैबिटेट में, एक सूटेबल टेम्परेचर जहां पर हो वहां पर जाके ब्रीडिंग करता है या आपका खाने का खोज में वो चला जाता है, ठीक है। माइग्रेट करता है मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, ट्रांसफर होना, माइग्रेट। तो मेनी माइग्रेटरी बर्ड्स, फिश एंड एनिमल्स, सिर्फ बर्ड्स नहीं, बहुत सारे मछली और आपके बहुत जीव जंतु भी यही मैग्नेटिक फील्ड को यूज करके क्या अपना दिशा ढूंढते हैं। दे नेविगेट देयर डायरेक्शन अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। बिकॉज माइग्रेटरी बर्ड्स तो एकदम सिर्फ इस जगह से वहां तक उड़ते नहीं है, वो बहुत माइल्स उड़ते हैं, ठीक है। तो अगर उसको दिशा ना पता हो तो क्या वो उड़ पाएगा, नहीं। क्या होता है कि माइग्रेटरी एनिमल्स ये सारे जो होते हैं ये भी वो जियोमेट्रिक का जो कॉम्पास है वो ही यूज करके वो अपना रास्ता ढूंढ लेता है। ऑल्सो द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एक्ट्स एज अ शील्ड। वो एक ढाल जैसी क्या करता है, शील्ड किससे करता है, अगेंस्ट हार्मफुल पार्टिकल्स फ्रॉम स्पेस, जिसको हम
क्या कॉस्मिक रेज भी बोलते हैं, ठीक है, वो बहुत हार्मफुल होता है। सन से जो कॉस्मिक रेज निकलते हैं या आउटर स्पेस में जितना भी आपका कॉस्मिक रेज होता है, दे आर वेरी वेरी हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स। अगर वो आपके पृथ्वी पर आए तो क्या सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वी में जो भी लाइफ फॉर्म्स है वो सब कुछ क्या बर्बादी की ओर झुक जाएगा। सो द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, वो सारे हार्मफुल चीजों को भी ब्लॉक कर देता है, ओके, एंड हेल्प्स प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ। तो अगर आपको 2 बेनिफिट्स या 2 यूजेस ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाए क्वेश्चन में, तो क्या आप लिख पाओगे, हाँ कि ना? यहाँ पर 2 पॉइंट से आप यहाँ से देखकर लिख पाओगे। नाउ why does a current carrying wire gets hot? ऐसा होता है ना कि जब मान लो आपके पापा आयरन कर रहे हैं, ठीक है, आपके क्लोथ्स को आयरन कर रहे हैं, आपके नेक्स्ट डे स्कूल है, तो क्या होता है, कभी आपने ऐसा नोटिस किया है कि जब आयरन करना हो जाए और उसको मतलब स्विच ऑफ करके भी अगर आयरन को ऐसे एक जगह पर उसको रख दिया है, तो अगर वो अचानक से अगर आप वो वायर को टच करोगे तो आपको बहुत एक वार्मथ महसूस होगी, ठीक है, बहुत एक गर्माहट सा आपको आपके हाथ में वो यू कैन फील दैट अ वार्मथ, यू कैन फील दैट वायर वेरी हॉट। अब भला ये क्यों होता है, एक करंट कैरिंग वायर क्यों गर्म हो जाए? तो चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। टेक अ कार्डबोर्ड पीस ऑफ अबाउट 10 सेंटीमीटर लेंथ एंड विड्थ, 2 nails, a nichrome wire of thickness about 0.3 millimeter and फिर आपका इलेक्ट्रिकल सेल होल्डर और कनेक्टिंग वायर्स और स्विच। तो चलो ज्यादा बकवास ना करके एकदम एक्सपेरिमेंट में चला जाते हैं। देखो ये है आपका नाइक्रोम की वायर, फिर ये आपका कार्डबोर्ड का पीस और 2 आयरन नेल्स, यहाँ पर आपका स्विच, ये रहा आपका बैटरी और these are what? These are the terminals, ठीक है, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, 2 नेल्स को लेकर कार्डबोर्ड के अंदर ऐसे क्या बैठा दिया, ठीक है, और टर्मिनल्स को उसी के हिसाब से अरेंज कर दिया, ठीक है, और स्विच को ऑन कर दिया इलेक्ट्रिक सेल की। अब क्या होगा, करंट पास करेगा, थोड़ी देर बाद आप क्या देखोगे ठीक है, देख लो, थोड़ी देर बाद क्या होगा कि बहुत एक गर्माहट आपको महसूस यहाँ पर होगी, ठीक है। सो देन टच द नाइक्रोम वायर। अब यहाँ पर टच करने से पहले क्या करना होगा, स्विच को ऑफ करना होगा। अगर आपने ऑफ नहीं किया तो डेंजर भी हो सकता है, ठीक है। Touch the nichrome wire. What do you feel? Move the switch to on position for about 30 seconds. मतलब 30 सेकेंड के लिए आपने स्विच को ऑन किया, फिर ऑफ कर दिया, फिर जाकर आपने चेक किया कि वायर क्या ठंडा है, नॉर्मल टेम्परेचर में, क्या थोड़ा सा उसका टेम्परेचर बढ़ गया है, एंड देन मूव इट बैक टू ऑफ। टच द नाइक्रोम वायर मोमेंटरीली। मोमेंट मतलब क्या, 1 मोमेंट मतलब 1 सेकेंड, रुक जाओ भाई, ठीक है। टच द वायर, नाइक्रोम वायर मोमेंटरीली, ऐसा नहीं है कि वायर को ऐसे ही टच हम बहुत देर तक कर रहे हैं, 1 सेकेंड या 2 सेकेंड के लिए थोड़ा टच करके हाथ को हटा लो, एंड दिस मस्ट बी डन व्हेन द स्विच इज ऑफ, ओके। अब ये करने से आपको लगेगा कि भाई वायर तो बहुत गर्म हो चुका है। ऑब्जर्वेशन क्या है, नाइक्रोम वायर फील्स वार्म व्हेन करंट इज पास थ्रू इट। वही सेम मसला सिर्फ नाइक्रोम से नहीं, आप कोई भी वायर ले लो, वहां पर भी आप ये हीट को महसूस कर पाओगे। नाउ व्हाई, अब ये हीट भला क्यों हम अनुभव करें, होता क्यों है, व्हाई इज हीट प्रोड्यूस्ड? दिस हैपेंस बिकॉज व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर। कंडक्टर मतलब मान लो आपका बस का कंडक्टर क्या करता है, ए चलो पैसा निकालो, भाड़ा काटो, दैट मीन्स क्या, बस के पूरा जो भी फंक्शंस होता है वो कंडक्टर संभालता है, ठीक है। कंडक्ट करना मतलब कम्युनिकेट करना, ठीक है। सो यहाँ पर आपका कंडक्टर बनता है क्या, वायर, बिकॉज तार से ही ना तुम सब कुछ कनेक्ट कर रहे हो टर्मिनल्स को। इट फेसेस सम अपोजिशन और रेजिस्टेंस टू इट्स फ्लो। इसका मतलब जब भी करंट आपका
वायर से पास हो रहा है तो वहां पर इलेक्ट्रिक करंट को थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन मिलता है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से जाना चाहता है बट तुम उसको जाकर ऐसे रोक देता है कि नहीं, तुम जा नहीं सकते, ठीक है। इसी वजह से क्या एक हीट जनरेट होता है और उसी से एक वार्मथ आपको महसूस होता है। Now different conductors offer different levels of resistance to the flow of current। अब नाइक्रोम की बहुत हाई रेजिस्टेंस होती है और जब भी हाई रेजिस्टेंस होता है तो हीट का अमाउंट भी बहुत ज्यादा होता है। जहां पर रेजिस्टेंस थोड़ा सा कम हो वहां पर हीट जनरेशन भी कम हो जाएगा। Now this effect of electric current can be used in various applications। जैसे कि हमने वो मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की भी प्रॉपर्टी हमने जान लिया था कि कहाँ कहाँ पे यूज होता है, ठीक वैसे ही ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में यूज होते हैं, ठीक है। ये आपका वो जो आपके बारबेक्यू या हीट वाली जो मशीन होता है वो सब, फिर आपका इलेक्ट्रिक केटल, ये आपके रूम हीटर शायद होगा, ये आपका जो पानी गर्म करने की मशीन इमर्शन बोलते हैं, फिर आपका आयरन, नेक्स्ट आपका वो जो हेयर ड्रायर होता है वो वाला आपका वहां पर है। तो यही सब नॉर्मल अप्लायंसेस क्या होता है, दिस हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में चलता है, ठीक है। नाउ ओवरहीटिंग, अब मान लो हीट जनरेट हो रहा है, अच्छा बात है, बट जब अत्यंत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाता है तब क्या होता है, ओवरहीट, बहुत हीट, थोड़ा सा नहीं बहुत। सो ओवरहीटिंग इन अप्लायंसेस मे कॉज व्हाट, मे कॉज डैमेज टू प्लग्स एंड सॉकेट्स। इसका मतलब है कि जब आपका तार बहुत ओवरहीट हो जाता है तो क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स डैमेज होगा। कुछ भी चीज वो अच्छा हो या बुरा हो, अगर ज्यादा एक्सेसिव हो जाए तो वो हमेशा बैड रिजल्ट देती है। यानी कि अगर जब आपका ओवर हीटिंग हो जाता है तो प्लग्स और सॉकेट्स को भी हानि पहुंचा जा सकता है। एंड प्लास्टिक पार्ट्स में मेल्ट, ठीक है, अगर आपके पास कोई प्लास्टिक पार्ट्स होता है वायर या फिर अप्लायंस में, वो भी गल जा सकता है और इवन लीड टू फायर्स, और इससे क्या फायर ब्रेकआउट होने का भी चांसेस बहुत हाई हो जाता है। सो ये तो एकदम बेसिक चीज है। यही चीज को रोकने के लिए क्या किया जाता है कि हाउस होल्ड सर्किट्स, हमारे घर में ये जो करंट की कनेक्शंस होते हैं तो वहां पर हम लोग क्या इस्तेमाल करता है, एक सर्किट या सेफ्टी डिवाइसेस हम उस सर्किट में लगा देते हैं। जैसे कि आपका फ्यूज, मतलब कुछ भी अगर दुर्घटना घटी तो वो फ्यूज उड़ेगा और हमारे सर्किट बच जाएगा, ठीक है। अगर वो नहीं हुआ तो क्या आग लग जा सकती है। टू मिनिमाइज सच इंसिडेंट्स, ये सारे हादसा को रोकने के लिए क्या किया जाता है, हाउस होल्ड सर्किट जब बनाते हैं तो सेफ्टी डिवाइसेस वहां पर इंस्टॉल किया जाता है। वन नोटेबल एग्जाम्पल इज इन स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। यही हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को स्टील और आयरन इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। वो जो इतना हीट जनरेट होता है उससे क्या किया जाता है, टू मेल्ट एंड रिसाइकल स्क्रैप स्टील। स्क्रैप मतलब अनयूजेबल, मतलब जिसको और हम यूज नहीं कर सकते। स्क्रैप मतलब वो बेकार हो चुका है। स्क्रैप स्टील और आयरन कन्वर्टिंग इट इनटू यूजेबल स्टील। इसका मतलब क्या, हम रिसाइकल करते हैं, मेल्ट करते हैं बेकार आयरन को और उसको क्या स्टील मैन्युफैक्चर करते हैं। सो ये रहा आपका पिक्चर, रुको। सो दिस इज अ व्हाट, स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। तो यहाँ पर भी वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड। नाउ हाउ डज अ बैटरी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब भला इलेक्ट्रिसिटी तो पढ़ रहे हैं, बट नॉर्मली क्या होता है, कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है वो भी तो जानना इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट वन इज अवर बैटरी एग्जाम्पल। द फर्स्ट टाइप इज वोल्टाइक सेल। ओके, द फर्स्ट वन इज वोल्टाइक सेल। ये कुछ दिखता है ऐसा है। सो इन वोल्टाइक सेल, जिसको हम गैल्वेनिक सेल भी बोल सकते हैं, इसका अर्थ यानी कि
अगर आपको प्रश्न ऐसे पूछा जाए कि भाई गैल्वेनिक सेल में कैसे सब कुछ होता है, घबरा मत जाना, क्योंकि गैल्वेनिक को बोलता है वोल्टाइक, ठीक है। तो ये जो वोल्टाइक सेल या गैल्वेनिक सेल है, इसका नामकरण कहाँ से हुआ था? अकॉर्डिंग टू टू इटालियन साइंटिस्ट्स, 2 इटली के बहुत मशहूर साइंटिस्ट्स थे, उनके ही नाम से ये वोल्टाइक और आपका गैल्वेनिक सेल का नामकरण किया गया था। सो द नेम इज एलेसेंड्रो वोल्टा एंड लुगी गैल्वानी। तो वोल्टा एंड गैल्वानी, इन दोनों नाम से क्या आता है? वोल्टाइक और गैल्वेनिक सेल, ठीक है। तो ये नाम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मान लो अगर आ गया तो क्या ही करोगे, ठीक है। ये बात हो गई। और देखो, so this is how a voltaic cell is formed, कैसे बनाया जाता है। so some common metal pairs, ठीक है, इस वोल्टाइक सेल में क्या 2 मेटल्स के पेयर रहते हैं। तो क्या क्या जानते हैं? एक आपका जिंक और कॉपर, मतलब एक पार्ट जिंक का होगा, एक पार्ट कॉपर का होगा, फिर जिंक और सिल्वर का पेयर, फिर एल्यूमिनियम और कॉपर का पेयर, नेक्स्ट आपके आयरन और कॉपर का पेयर, मैग्नीशियम कॉपर एंड लीड और कॉपर। तो इतना सारा आपका वेरिएशंस है, इतना सारा वैरायटी है, ठीक है। इसी पेयर से आप 2 से 3 टाइप्स आप पढ़ के जाना, तो देखना एकदम मसला सही रहेगा, कुछ भी घर पर गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हम देख लेंगे। अरे यार, हाँ, सो दिस इज अवर गैल्वेनिक सेल। तो हमने क्या देखा? यह है आपका जिंक और कॉपर वाली जो पेयर था, उसी का एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर आपका जिंक आपका नेगेटिव टर्मिनल में है और आपका कॉपर है पॉजिटिव टर्मिनल में, ठीक है। तो कहां से कहां तक इसका सफर होता है? लेट्स सी। हमेशा माइनस से प्लस की ओर इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। देख लो, एरो से दिया हुआ है। इसको एनोड को हम बोलते हैं, जो कि नेगेटिव टर्मिनल होता है उसको हम बोलते हैं एनोड, और जिसका पॉजिटिव टर्मिनल हो उसको हम बोलते हैं आपका कैथोड, ठीक है। कैथोड और एनोड, ओके। सो यहां से करंट पास होके इधर जाता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या जिंक आयंस कलेक्ट होता है और यहाँ पर कॉपर कलेक्ट होता है, ओके। सो यही चीज यहाँ पर भी दिया गया है। नाउ सम मेटल्स लाइक कॉपर, तो क्या बताया जा रहा है कि कुछ मेटल्स कॉपर जैसे दे एक्ट एज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। जैसे हमने ये प्रीवियस वाला डायग्राम में देख लिया कि कॉपर कहां पर था? वो पॉजिटिव टर्मिनल में था, और जिंक जैसी कुछ मेटल वो आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड था। नेगेटिव टर्मिनल में जिंक बैठा था और पॉजिटिव टर्मिनल में कॉपर बैठा था। ये सब कुछ क्या मतलब कौन किधर बैठेगा, कौन पॉजिटिव में कौन नेगेटिव टर्मिनल में बैठेगा, ये सब कुछ डिटरमाइन होता है उन दोनों का केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस करके। So whatever the chemical properties will be, the positions of the metals will be determined, ठीक है। Now हमने अब तक जान लिया कि इलेक्ट्रिक करंट आपका कहाँ से प्रोड्यूस होता है? गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल। बट उसके अलावा भी और एक टाइप का सेल है जिसे हम बोलते हैं ड्राई सेल। भला ड्राई क्यों? क्योंकि इस सेल में जो सारे आपका मटेरियल होता है ना, वो लिक्विड फॉर्म में नहीं होता, वो होता है एक ड्राई फॉर्मेट में, ठीक है, सूखा फॉर्म में रहता है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ड्राई सेल, ठीक है। तो ये आपका ड्राई सेल का बैटरी है। तो देख लो थोड़ा सा, ये बन गया आपका कार्बन का रॉड, उसके सराउंडिंग में मैंगनीज डाइऑक्साइड का पेस्ट, ड्राई वाला पेस्ट होता है। फिर आपका इलेक्ट्रोलाइट जिंक का एक आउटर केस रहेगा और एक मेटल का कैप रहेगा, ठीक है। तो कार्बन रॉड हो जाता है आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और जिंक केस आपका बनता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो चलिए जानते हैं कि अबाउट ड्राई सेल।
द ड्राई सेल इज अ सिंगल यूज सेल। वो जो हम बोलते हैं ना कि यूज एंड थ्रो वाला पेन, इसका मतलब इस्तेमाल करो और जब तुम्हारा इंक खत्म हो जाए पेन को फेंक दो, क्योंकि उसको हम और रिफिल नहीं कर सकते। यहीं पर भी सेम चीज है कि इट इज अ सिंगल यूज सेल। आप सिर्फ एक ही टाइम तक वो यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर ये सेल मतलब पूरा यूज हो चुका है, उसका और मतलब तुम रीयूज नहीं कर सकते, उसको तुम्हें फेंक देना होगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ सिंगल यूज सेल, मीनिंग वंस इट इज यूज्ड अप, ठीक है, इट हैज टू बी व्हाट, डिस्पोज्ड ऑफ, उसको तुम्हें फेंक देना होगा। सो इट इज काइंड ऑफ एन यूज एंड थ्रो इलेक्ट्रिक सेल। For several applications, rechargeable batteries are increasingly becoming popular. ठीक है, अब चलो ये आपका ड्राई सेल का मामला हो गया। अब जाएंगे एक नया टाइप का सेल जिसे हम बोलते हैं रिचार्जेबल बैटरीज। रिचार्जेबल नाम सुनकर ही पता चलता है कि यू कैन रिचार्ज, मतलब अगर उसका चार्ज खत्म हो जाए तो तुम उसको पुनः क्या, उसको तुम दोबारा से चार्ज कर सकते हो। मतलब जितना भी वो तुम्हारा चार्ज खत्म हो जाए तुम उसको वापस से चार्ज कर पाओगे। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिचार्जेबल सेल्स। तो रिचार्जेबल सेल्स जब भी हम बोलते हैं तो पहला बात हमारे दिमाग में आता है कि मोबाइल का बैटरी। यस, क्योंकि मोबाइल्स में क्या होता है, वी कैन चार्ज अवर फोन्स। कितना टाइम ऐसा हुआ है कि फोन का चार्ज चला गया, फिर हमने क्या, चार्ज का प्लग फिर से इंसर्ट कर दिया और फिर हमारे फोन चार्ज होने लगा। सो दिस इज सी फोन का चार्जर। फिर आपका लीड बैटरीज है जो आपका गाड़ी में रहता है, रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरी, फिर ऐसे बहुत कुछ। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिचार्जेबल बैटरीज। सो आपको अगर डेफिनेशन पूछा जाए व्हाट आर रिचार्जेबल बैटरीज, आप लिखोगे द बैटरीज विच कैन बी चार्ज्ड many times as you feel like, so those become our rechargeable batteries. Okay, today recently क्या हुआ है कि the lithium ion, lithium का short form है Li, so lithium ion battery is the most common type of rechargeable batteries। तो अगर आपको प्रश्न किया जाए कि अभी इसी वक्त का जो हम बात कर रहे हैं, अगर आपको बोला जाए कि व्हाट इज द मोस्ट यूज्ड रिचार्जेबल बैटरी ऑफ करंट टाइम, करंट टाइम में कौन सा बैटरी सबसे ज्यादा यूज्ड होता है रिचार्जेबल बैटरी, तो आप लिखोगे लिथियम आयन बैटरी। और लिथियम आयन बैटरी कहां पर पाया जाता है, इट इज फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल डिवाइसेस दैट यूज बैटरीज। ठीक है, जितना भी सारे आपका नॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो वहां पर ये Li आयन की बैटरी यूज होती है। तो इसी से हम अपना चैप्टर यहीं पर खत्म करते हैं। आशा करते हैं कि बहुत मजा आया होगा आपको ये इलेक्ट्रिक हीटिंग और मैग्नेटिक इफेक्ट वाला चैप्टर पढ़ने में। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे जानकारी भी मिला होगा। तो इसी से हम अपना चैप्टर यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में एक और मतलब बेहतरीन चैप्टर लेके और एक नया चैप्टर लेके। बट तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए।